प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हमने अभी पिछले 2-3 व्याख्यान के अंतर्गत रीति काव्य के साहित्य की बात करी या रीतिकालीन काव्य की बात करी। कल हमने जो व्याख्यान दिया था, ये हमारा जो पिछला व्याख्यान था वह रीतिबद्ध काव्य धारा की कवियों के ऊपर था। आज हम चर्चा करेंगे रीति सिद्ध काव्य धारा। अब जो रीतिबद्ध और रीति सिद्ध काव्य धारा के अंतर्गत जो मुख्य अंतर था वो यह कि रीति सिद्ध कवियों ने संस्कृत के काव्यांगों का निरूपण किया, उनके ऊपर पुस्तक लिखी, लक्षण ग्रंथ लिखे, उदाहरण भी उन्होंने अपने दिए। अब रीति सिद्ध से क्या तात्पर्य है वो हम जानते हैं। रीति सिद्ध कवि वे कवि हैं जिन्होंने अपने काव्य के अंतर्गत ये सारे काव्यांग विवेचन तो दिए, उदाहरण भी दिए, किंतु उनका उद्देश्य काव्यांगों का निरूपण करना नहीं था। कुल मिलाकर अगर हम कहें तो ये बात सामने आती है कि रीतिबद्ध कवि से रीति सिद्ध कवि इसलिए भिन्न है कि उनका प्रेरणा या उनका उद्देश्य काव्यांगों का निरूपण करना नहीं था। बात करते हैं हम रीति सिद्ध कवि में कौन कौन कवि आते हैं, तो उसमें प्रसिद्ध कवि बिहारी आते हैं। बिहारी के मानस के अंतर्गत संस्कृत के काव्य शास्त्र रहे, परंतु उन्होंने उनकी परिपाटी का अनुसरण नहीं किया। अनायास ही उनके काव्य के अंतर्गत ये काव्यांग विवेचन जैसे नायिका भेद, अलंकार, रस, वक्रोक्ति, ध्वनि आदि पर उनके उदाहरण स्वतः ही आते गए, या कह सकते हैं कि मानस में पड़ा हुआ प्रभाव उनके उदाहरणों में परिलक्षित होता था। ऐसे में हमारे विद्वानों ने, इतिहासकारों ने बिहारी को रीतिबद्ध कवि की श्रेणी में न रखकर रीति सिद्ध एक नई श्रेणी रखी, जिसमें स्पष्ट होता है कि रीति सिद्ध ये अपने उदाहरणों से अपने आप ही सिद्ध हो रहे हैं कि इन्होंने रीति का अनुसरण किया है या उनके काव्य में रीति से जुड़ी हुई या काव्यांगों से जुड़े उदाहरण मिलते हैं। रीति मुक्त कवि से भी ये इसलिए भिन्न है क्योंकि रीति मुक्त कवियों के काव्य के अंतर्गत आत्माभिव्यक्ति का ही प्रकाशन अधिक है। उनमें काव्यांग निरूपण यदा कदा कहीं हम देख सकते हैं जो एकदम अनायास ही आया है। बात करते हैं आज इस व्याख्यान के अंतर्गत हम बिहारी जी की। बिहारी जी की अगर बात करते हैं तो ये मिर्जा राजा जय सिंह के दरबारी कवि हैं, और उन्होंने सबसे बड़ी बात कही जाए कि अनेक विद्वान ऐसे हुए हैं या अनेक रचनाकार कविगण ऐसे हुए हैं, साहित्यकार ऐसे हुए हैं जिन्होंने ढेरों रचनाएं लिखी, किंतु उन्हें जानने वाला कोई नहीं है। बिहारी की अगर हम बात करते हैं तो बिहारी एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपनी एक ही पुस्तक की रचना की और उसके बाद वे अमर हो गए। बिहारी सतसई उनकी एकमात्र पुस्तक है और सतसई का मतलब उसमें 713 दोहे हैं। प्रथम दोहा उनका है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की जाई परे श्याम हरित दुती हुई। इस दोहे से स्पष्ट होता है कि बिहारी राधा वल्लभ संप्रदाय के रह चुके हैं या उन पर राधा की भक्ति का बहुत अधिक प्रभाव रहा है। हम बात करते हैं बिहारी के दरबारी काल के कवि का, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे रीति सिद्ध काव्य धारा के कवियों में बिहारी अप्रतिम है, दरबारी कवि रहे हैं। बिहारी अप्रतिम कवि हैं, बहुविज्ञ हैं। हम ऐसा इसलिए मानते हैं कि उन्होंने दोहा छंद का प्रयोग किया है पूरे बिहारी सत्सई के अंतर्गत, और दोहा छंद की परंपरा का सबसे छोटा छंद है। गागर में सागर भरने वाली जो कहावत है उन्होंने अपने इस दोहे में चरितार्थ की है। छोटे से दोहे के अंतर्गत उन्होंने इतना अधिक भाव भरा है। कई पदों के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो इतना अधिक हमें श्लेष देखने को मिलता है कि ऐसा लगता है कि एक दोहे को अगर हम व्याख्या करें तो कम से कम 4-5 पन्ने, 4-5 पृष्ठ की आवश्यकता पड़ती है। तो ये बिहारी जी की बहुत अधिक महान या उनकी विद्वता का परिचायक है। दूसरा बात कि बिहारी जी के जो दोहे वो भाव गांधीर्य की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। वैसे ही जो सीधे हमारे हृदय के अंदर बैठते हैं, हमारी चेतना को झकझोरते हैं। इसीलिए बिहारी के दोहे के लिए कहा जाता है कि सतसई आके दो हरे। सतसैया मतलब
सत्य सही बिहारी सत्य सही आके दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। नावक एक भील जाति है जिनके जो तीर है वो बहुत छोटे होते हैं और जब उसका प्रहार करते हैं तो उसका लक्ष्य अचूक होता है, वो मर्मांतक तक जाते हैं और अपने लक्ष्य को भेदते हैं। बिहारी के दोहे भी ऐसी है, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। जीवन परिचय के बारे में बताएंगे कि उनका जन्म ग्वालियर में हुआ था तथा वे ब्राह्मण वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका बाल्यकाल बुंदेलखंड में व्यतीत हुआ। केशव तथा केशवराय क्रमशः उनके गुरु तथा पिता थे। बाल्यकाल के बाद वे ब्रज प्रदेश आकर बस गए। मथुरा में उनके ससुराल भी थी। बिहारी का आराध्य कृष्ण थे, वे दरबारी कवि थे और जोधपुर तथा जयपुर के राजाओं से उन्होंने आश्रय प्राप्त किया था। उनकी विज्ञता और बहुविज्ञता की बात इस पर है कि जब मिर्जा राजा जयसिंह का विवाह एक नवोढ़ा नायिका से या स्त्री से होता है या युवती से होता है तो वे अपने राजकाज को भूलकर उसी के प्रेम में इतने डूब जाते हैं कि सब कुछ एक तरीके से देखा जाए तो चौपट हो जाए। राजा जब इस तरह से अपने व्यवहार को भूल जाए, अपने कर्तव्यों को भूल जाए तो भी प्रजा का क्या होगा, क्योंकि षड्यंत्र नियंत्र चलते रहते हैं। न केवल बाहरी आक्रमण बल्कि आंतरिक उथल पुथल होने की बहुत अधिक संभावना। अब राजा को कौन समझाए? समझाने का मतलब अपने मृत्यु दंड को बुलाना। ऐसे में बिहारी ने एक पद लिखा और मिर्जा राजा जयसिंह के पास भेजा। उस पद को पढ़ते ही राजा जयसिंह को अपना भान हुआ कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो पद देखिए, वो उनकी प्रसिद्धि का आधार भी कह सकते हैं या हम ये भी कह सकते हैं कि बिहारी सत्सई का ये बहुत महत्वपूर्ण पद है। वो है नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली सो बंध्यो आगे कौन भगवान। उन्होंने अन्योक्ति के माध्यम से, इससे सुंदर अन्योक्ति का पद हमें देखने को कहीं भी नहीं मिलता है। अन्योक्ति के माध्यम से उन्होंने ये बात कही अपनी कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, कि अभी इस कली के अंतर्गत न तो पराग है न मधुर मधु है, नहीं विकास ही काल और नहीं कोई संभावना इस विकास की। अली कली सो बंध्यो, अली मतलब भ्रमर, अभी कली से बंध गया। कली का मतलब अभी तो बहुत अपने विकास की प्रारंभिक अवस्था के अंदर, आगे कौन भगवान, तो आगे उसकी क्या स्थिति होगी। ये प्रकार से अन्योक्ति थी। अन्योक्ति का मतलब अन्य को कही गई युक्ति किंतु वो अप्रस्तुत को कहना, प्रस्तुत के द्वारा अप्रस्तुत का विधान। यहाँ अप्रस्तुत महत्वपूर्ण है। भंवरे को यहाँ पर किसी प्रकार की कोई शिक्षा नहीं दी गई है। जैसे मिर्जा राजा जयसिंह ने ये पद पढ़ा, पद पढ़ते उन्हें अपनी स्थिति का भान हुआ। ये उनकी विद्वता का परिचायक है पद। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो ये बहुविज्ञ थे। इन्होंने श्रृंगार, भक्ति और नीति पर तो पद लिखे ही हैं, साथ ही साथ इन्होंने राजनीति पे, मनोविज्ञान के ऊपर और भी बहुत सारे ऐसे गणित के ऊपर इन्होंने अपने पद लिखे हैं, अपनी विद्वता का परिचय दिया। ऐसा कोई अच्छा क्षेत्र नहीं रहा जिस पर ये अछूत है। नीति, भक्ति, श्रृंगार, राजनीति, मनोविज्ञान, गणित, चिकित्सा, इसके अंतर्गत इन्होंने अपने पद लिखे हैं। ज्योतिष शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र की राजनीति का पद तो हमने देखा कि नहीं पराग नहीं मधुर अन्योक्ति के माध्यम से कैसे उन्होंने राजा को शिक्षा दी। ज्योतिष शास्त्र की बात करें तो ज्योतिष शास्त्र पे भी उन्होंने अपनी कलम चलाई है। बहुत उनका प्रसिद्ध पद है, पत्रा ही तिथि पाई है बाग घर के चौपास, निस्दिन पुण्यो ही रहो आनंद ओ उजास। कि पत्रा से ही हमें पता चलता है कि वहाँ पर पूर्णिमा है या नहीं, क्योंकि नायिका इतनी सुंदर है कि वो वहाँ पर चारों पहर या कह सकते हैं कि 24 घंटे ही उस नायिका के सौंदर्य से एक उजाले का माहौल या वातावरण रहता है, तो पता नहीं चलता कि अमावस्या ही या पूर्णिमा आ गई। बिहारी ने मुक्तक शैली में अपना लिखा है और दोहा शैली का प्रयोग किया है। कृष्ण के भक्त रहे हैं। उनके और भी पद हमारे बीच हम रखना चाहेंगे जो महत्वपूर्ण है। बत्रस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सो करे भोनू हंसे देन कहीं नटी जाए। ये गोपी और कृष्ण की वार्तालाप का बहुत सुंदर वर्णन है। फिर दूसरा नीति के संदर्भ में द्रग ऊर्जत टूटत कुटुंब जुरत चतुर चिति प्रीति, पड़ती गांठ दुर्जन ही है दई दई नहीं है नीति। और दूसरी बात एक उनका यह
कि हम जो आज के ज़माने में बात करते हैं कि भाषा केवल शब्दों के द्वारा बोली जाने वाली नहीं है। हमारी वाक्य के अलावा हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे शरीर के हाव भाव भी भाषा का ही रूप है। और मैं कहूँगी कि इस तरह की विषय पर कि हमारी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर बहुत सारे विशेषज्ञ अलग अलग जगह पर जाकर जो अपना व्याख्यान देते हैं, उसमें बिहारी के पद को बहुत कोट करते हैं कि केवल शब्दों के द्वारा कही गई बात ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इशारों में, संकेत में कही गई बात का भी अपना एक गंभीर महत्व है। जिसमें एक पद है, कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन हुई से बात। कहत नायिका, नायक और नायिका है, प्रेमी प्रेमिका कह सकते हैं, पति पत्नी का भी हम जिक्र कर सकते हैं कि उस ज़माने के अंदर पूरी परिवार के लोग बैठे थे, आप बहुत सारे लोग बैठे थे, ऐसे में उन्हें अपने प्रेमालाप करना था तो कैसे करें। शर्म, और आज भी प्रेम के बीच में शर्म की बात आती है, हम दूसरों से बचते हैं, प्रेम अभी हम उसको छिपाने की कोशिश करते हैं, ढकते हैं। तो नायक नायिका दूर है, वो संकेतों से कुछ कहता है नायक नायिका को आने के लिए, और नायिका अपनी गर्दन से नट जाती, कहत नटत रिजत। अब नायिका की मना करने की प्रवृत्ति पर नायक तो रिझ जाता है, अब नायिका गुस्सा हो जाती है कि मैंने तो भाई मना किया और तुम खुश हो गए। तो कहत नटत, नटने पर वो रिझता है और उसके रिझने पर वो खींचती है कि मैंने तो मना किया और तुम प्रसन्न हो गए। खिजत, वो खींच के दूर हो जाती है। लेकिन इतना सब कुछ संकेत से हो रहा है, बावजूद इसके दोनों की इच्छा होती है कि हम देखते हैं कि वो मेरी तरफ देख रहा है या नहीं, वो नायिका देख रही है कि मेरी तरफ वो देख रहा है कि नहीं। दोनों एक दूसरे से चुपके चुपके देखते हैं और दोनों की आंखें चार होती है। कहत नटत रिजत खिजत, रिजत खिजत मिलत, मिलत मतलब आंखें मिलती है। हसत, कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत, फिर खिलखिलाते हैं और फिर देखते हैं अरे हम तो ये क्या कर रहे हैं। फिर लज्जाशील हो जाते हैं कि अरे सब लोग बैठे हैं, और वो लज्जाशील हो जाते हैं। भरे भवन में, पूरे भरे परिवार के बीच में, भवन में, घर में, सभा में, नैनन ही करत नैनन ही सो बात, वो नेत्रों से बात करते हैं। बिहारी की बहुविधता है की बात हमने करी। बिहारी नीति, श्रृंगार और भक्ति के कवि रहे हैं। बिहारी की बहुत ज़्यादा देन हिंदी साहित्य को रही है। रीति सिद्ध कवियों के अंतर्गत बिहारी एकमात्र एक सशक्त कवि रहे हैं। आज इस व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद।